दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और ये जा रहा है चिली की राजधानी सांटियागो में। और इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर की टीम। इनमें से कुल 45 पैसेंजर है, जिनमें से कुछ खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स भी हैं और कुछ यार दोस्त भी हैं। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी उड़ान नहीं होनी थी। आमतौर पर यूरुग्वे से सांटियागो जाने में केवल 3 घंटे लगते हैं, लेकिन रास्ते में आती है एंडीज की विशाल पहाड़ियां। साउथ अमेरिका की एंडीज की पहाड़ियां ये सबसे लॉन्गेस्ट पहाड़ियां हैं। हिमालय के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी यहीं पाई जाती है। यही एंडीज की पहाड़ियां इन पैसेंजरों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा। 12 अक्टूबर के उस दिन भयानक तूफान आता है। इसी चक्कर में प्लेन आगे नहीं जा पाता। भारी तूफान के कारण पायलट ये डिसाइड करते हैं कि हम रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन फिर दोबारा से कोशिश करेंगे उड़ने की। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को रात के लिए लैंड करा दिया जाता है। अगला दिन 13 अक्टूबर 1972 प्लेन को दोबारा टेक ऑफ किया जाता है करीबन 2:18 पर। पायलट देखता है कि मौसम साफ है। अब पायलट प्लेन को डिसेंड कराने लगते हैं। प्लेन सांटियागो के करीब पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही, क्योंकि इस शहर के बगल में बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। नीचे उतारते समय प्लेन में काफी झटके लगते हैं। काफी ऊपर नीचे प्लेन होता है। इसके बाद प्लेन के सामने बादल आ जाते हैं। पायलट को बादल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय बादल। अचानक से प्लेन में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को नहीं पता था आखिर हो क्या रहा है। इसी के बीच एक प्लेयर देखता है खिड़की के बाहर के बादल हटने लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद दिखता है कि पहाड़ियां बहुत ही नजदीक है। जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट रियलाइज करते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। पायलट जल्दबाजी में प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। पायलट पूरा दम लगा देते हैं इस चट्टान से बचने की, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हुई। का पीछे का हिस्सा ऊपर ले जाते वक्त चट्टान से टकरा जाता है। प्लेन का जो रियर पोर्शन था वो पूरी तरह से अलग हो जाता है और 3 पैसेंजर तो हवा में गायब हो जाते हैं। कुछ सेकंड तक ये ऊपर जाने लगता है और फिर उसके बाद ये नीचे आने लगता है। कुछ सेकंड बाद इसका लैंड हो जाता है। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था और ये सीधा एक ग्लेशियर पे गिरता है और करीबन 350 की रफ्तार से स्लाइड कर रहा था। करीबन 700 मीटर दूर आकर एक फाइनली टकराव होता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो गया। 2 पायलट इमीडिएटली मारे जाते हैं। अब ये प्लेन एंडीज की पहाड़ियों पर करीबन 3570 मीटर की ऊंचाई पर टूटा पड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन में बैठे 45 पैसेंजरों में से 33 पैसेंजर अभी भी जिंदा थे, जो इस क्रैश को सरवाइव कर गए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन पैसेंजरों में से ज्यादातर जख्मी थे और इन्हें नहीं पता था कि है कहां पर। इन पैसेंजरों को बिल्कुल पता नहीं था कि ये किस जाल में फंस चुके हैं। सरवाइव की कहानी तो अभी शुरू ही हुई है दोस्तों। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इनके साथ हुआ क्या था। ये कहानी है यूरुगन एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 की। आखिर कैसे सरवाइव किया था उन्होंने, जानते हैं इस plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of क्रैश में 2 लोग ऐसे भी थे जिन्हें ज्यादा चोटें नहीं लगी थी। पहले थे 19 साल के रोबोटो कनेजा और दूसरे थे 20 साल के गुस्ताको जर्विनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, इसलिए तुरंत काम पर लग जाते हैं। ये देखते हैं कितने लोग मरे हैं और कैसे घायल लोगों की मदद की जाए। जितना इन दोनों से हो सका इतनी मदद करते हैं ये बचे हुए लोगों की। प्लेन क्रैश होने के 1 घंटे बाद खबर पहुंच जाती है चिलियन सर्विस रेस्क्यू टीम को और 4 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर शाम से लेकर रात तक देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन इन्हें कोई क्रैश की जगह नहीं। रेस्क्यू टीम को ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी कि जहाज व्हाइट कलर का था और जहां पर ये क्रैश हुआ था वहां चारों तरफ व्हाइट बर्फ थी, इसलिए ऐसी जगह इन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। उस बर्फीली रात को 5 सर्वाइवर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। तो बचे हुए लोग उस टूटे हुए जहाज का इस्तेमाल करते हैं, उसकी बॉडी का, उसके पार्टों का एक लगेज टाइप में बनाकर, ताकि उसके अंदर रह के वो थोड़ा गर्म फील कर सके। ये सोचकर कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ ही लेगी। अगला दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे देश से 11 हेलीकॉप्टर्स आते हैं इन्हें रेस्क्यू करने। तो 11 हेलीकॉप्टर भी इन सर्वाइवर को नहीं ढूंढ पाते। ये सर्वाइवर्स भी काफी कोशिश करते हैं कि रेस्क्यू टीम इन्हें किसी तरह से ढूंढ ले। ये टूटे हुए जहाज का कुछ बैग्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉस बनाने के लिए, ताकि वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू टीम इसे देखकर पता लगा सके। लेकिन ये इतनी बुरी जगह फंसे हुए थे। उस दिन इनके ऊपर से 1 नहीं 2 नहीं 3 हेलीकॉप्टर गुजरते हैं।
लेकिन इनकी आवाज उनके पास पहुंचती तक नहीं है। वो दिन उनका ऐसे ही निकल जाता है। तीसरा दिन 15 अक्टूबर। सर्वाइवर्स सोचते हैं कि अब उन्हें पानी की जरूरत पड़ेगी। किसी तरह से वो पानी की व्यवस्था कर लेते हैं। इसके साथ ही वो बर्फ में चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लेन में लगी हुई सीटों का, स्नो शूज की जगह, और सीटों के अंदर जो बूल थी उसका इस्तेमाल करते हैं ये अपने आप को गर्म रखने के लिए। दोस्तों, ऐसे हादसे में ये सिखाते हैं कि आदमी के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये हमें जो जिंदगी मिली है हमें एकदम खुल के जीनी चाहिए, हंसते खेलते हुए, न किसी से झगड़ा न किसी से लड़ाई। वीडियो भी बाकी है, चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इनमें से ज्यादातर पैसेंजर ऐसे भी थे जिन्होंने बर्फ देखी भी नहीं थी, और ये -30 डिग्री इतनी ठंड में बिना खाना पानी के सरवाइव कर रहे थे। 21 अक्टूबर। क्रैश को अब 8 दिन बीत चुके थे। रेस्क्यू टीम अपने हाथ खड़े कर देती है। वो सोचती है कि क्या ही कोई ऐसी ठंड में बचा होगा, और अपना रेस्क्यू बंद कर देती है। इसी दौरान इन सर्वाइवर्स को एक रेडियो मिलता है उसी प्लेन में, लेकिन उस रेडियो में भी एक ऐसा सिस्टम था कि वो केवल बाहर की बातें सुन सकते थे, और वो सुनते हैं करीबन 11 दिन बाद ये रेस्क्यू बंद कर दिया गया। ये सर्वाइवर्स ये बात सुनकर बिल्कुल टूट जाते हैं। कुछ सर्वाइवर्स तो रोने भी लग जाते हैं। ये प्रार्थना करने लगते हैं कि किसी भी तरह से इन्हें बचा लिया जाए। 11वें दिन तक इनको खाने की बहुत ही कमी महसूस होने लगती है, और इनके पास काफी कम खाना था। क्रैश के बाद ही इनको पता लग गया था यहाँ पर हमारा लंबे समय बीतने वाला है, इसलिए उन्होंने सारा खाना कलेक्ट करा और बहुत ही कम खाने का इस्तेमाल किया, इसलिए वो इतने दिनों तक टिका रहा। लेकिन अब खाना भी खत्म होने लगा था, और ये ऐसी जगह फंसे हुए थे 3570 मीटर की ऊंचाई पर, जहाँ ना ही तो कोई पेड़ ना ही कोई जीव था जिसे ये खाकर अपनी भूख मिटा सके। ऐसी सिचुएशन में जब मरने की हालात में थे, इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने फैसला किया अगर यहाँ पर कुछ दिन और जिंदा रहना है तो अपने यार दोस्त और परिवार वालों की मुर्दा बॉडी को खाकर ही जिंदा रह सकते हैं। We have to eat, and the only proteins are the dead bodies of the people that were in this plane. जो कि एक बहुत खतरनाक और बहुत ही भयानक फैसला था। कुछ लोगों ने खाने की कोशिश करी, लेकिन इन्हें वो हजम नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन और बीतने के बाद मजबूरी में इन्हें वही खाना पड़ा, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था इनके पास। के बाद इनकी मुसीबत कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उस रात एक ऐसा तूफान आता है बर्फ का, ओशन में बर्फ भर जाती है पूरी तरह से। बर्फीले तूफान के कारण 8 लोगों की मौत बर्फ के नीचे दबकर हो जाती है, और अब सर्वाइवर्स की संख्या घटती जा रही थी। Whether you had it, you're going to die. That's it. A very nice sensation of heat between my legs because I was peeing on myself. अब ये जो बचे हुए सर्वाइवर्स हैं, ये उसके अंदर एक मेटल का इस्तेमाल करते हैं, खोद कर एक गुफा बनाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं तूफान अभी भी चल रहा है। अभी समझदार ये समझते हैं कि इसी के अंदर और रुका जाए, तो ये 3 दिन तक उसी के अंदर पड़े रहते हैं। 3 दिन बाद ये सर्वाइवर्स उसके अंदर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि मौसम साफ हो चुका है, और ये रियलाइज करते हैं कि अब इन्हें बचाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। सोचते हैं कि अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो खुद से एफर्ट लगाना होगा। अब मदद की उम्मीद लगाना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं होगा। सर्वाइवर्स में से 2 सबसे स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स थे, जिनमें से एक कैनेसा पराडो, एक विजेंटिन। सब मिलकर ये फैसला करते हैं कि इन्हें सबसे ज्यादा खाना दिया जाए, क्योंकि अब ये कोशिश करेंगे थोड़ा सरवाइव करके बाहर जाके मदद लाने की। सर्वाइवर्स के लिए सबसे कठिन काम था लोकेशन का होना। ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम वेस्ट की साइड चले तो हमें कोई ना कोई गांव या कोई ऐसी जगह, ऐसी मदद मिल जाएगी जहां से हम मदद यहाँ ला सके। क्रैश के करीबन 33 दिन होने के बाद ये थोड़ी आराम करके ये एनर्जी बिल्ड करते हैं और निकल जाते हैं मदद के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका अंदाजा कितना गलत होने वाला है। घंटों तक ईस्ट की तरफ चलने के बाद इन्हें अपने ही प्लेन का मलबा मिलता है जो टूट गया था। इन्हें उस मलबे में कुछ खाने पीने का सामान मिलता है और एक मिलता है रेडियो 2-वे कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये सोचते हैं कि अब रात यहीं गुजारेंगे और दूसरे दिन चलने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन तक ये उस रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रेडियो चालू नहीं होता। ये थक जाते हैं कोशिश कर करके और नाकाम रहते हैं।
अब ये सोचते हैं कि अगर जिंदा रहना है तो वेस्ट की तरफ पैदल चलना होगा। 11 दिसंबर। अब इस घटना को हुए करीबन 59 दिन बीत चुके थे। एक और बर्फीला तूफान आता है। 3 सर्वाइवर और मारे जाते हैं। अब इन सर्वाइवर्स की संख्या घटती जा रही थी। 33 सर्वाइवर्स थे जिनमें से केवल 16 बचे थे। अगला दिन 12 दिसंबर। अब इस क्रैश को हुए पूरे 2 महीने हो चुके थे। वेस्ट की साइड चलने का मतलब था कि इन्हें पहले उस पहाड़ी पर चढ़ना होगा दूसरी तरफ जाने के लिए, और ये अभी भी सोच रहे थे कि हम 1-2 दिन में कोई ना कोई मदद ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई गांव आ ही जाएगा। इसलिए उन्होंने कुछ 1 या 2-3 दिन का ही खाना पैक किया। Without any training, you're like a child when you are confronted with a snow slope. You try to go straight up. You might be using your hands and your feet. You're slipping, you're sliding, and for every step that you go up, you slide back a half a step. ऐसी हालत में जब इनके पास ना तो कोई इतना एक्सपीरियंस था, ना कोई कंपास, ना कोई ऐसी लोकेशन जिससे ये सही दिशा में भी जा सके, लेकिन ये चलते जा रहे थे और ज्यादा ऊंचाई पर जाकर हवा भी पतली हो जाती है, इसलिए सांस की भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी ये चलते रहे। इन्होंने जो स्लीपिंग बैग बनाया था वो रात में काम आता है सोने के लिए। ये एक साथ सोते हैं जिससे इन्हें थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है। जब धूप निकल जाती है दूसरे दिन ये धीरे धीरे कदम बढ़ा के चलते हैं आगे। ये बढ़ते रहते हैं आगे, बढ़ते रहते हैं। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, तीसरे दिन ऊंचाई पर पहुंच के देखते हैं कि इनकी लोकेशन कितनी गलत थी, इनका अनुमान कितना गलत था। आगे ये देखते हैं कि ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खाने के कारण विजिटिन अपना इरादा बदल लेते हैं और दोबारा क्रैश साइड पर चले जाते हैं। परासो और कनाडा ये आगे बढ़ते रहते हैं और पहाड़ियों पर चढ़ते रहते हैं, और जब ये बिल्कुल पीक पर पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और कुछ नहीं। I couldn't speak, I couldn't even think, because what we saw was horrible. Instead of green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us to the horizon. अब पराडो सोचते हैं कि कुछ तो दिखाई दे, तो ये वेस्ट की साइड देखते हैं। वहाँ दूर दिखता है उनको कि 2 पहाड़ियां हैं, चोटियां जिन पर बर्फ Instead नहीं of है। green valleys, we saw mountains and snow-covered peaks 360 degrees around us to the horizon all around us. अब ये दोनों सोचते हैं कि हमें उसी दिशा में चलते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, शायद हमें सफलता मिल सकती है। अब ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, हाइकिंग करते रहते हैं, हार नहीं मानते। फाइनली एक वैली में पहुंचते हैं, एक ऐसी वैली जहां इन्हें एक नदी मिलती है, और ये इनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। अब ये दोनों नदी के किनारे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि नदी के किनारे कोई भी बस्ती या कोई भी गांव मिलना आसान हो जाता है। करीबन 9 दिन तक ये चलते हैं और फाइनली 20 दिसंबर को इनको गांव और कुछ खेत दिखाई देते हैं। इस जगह अब ये इतना थक गए थे कि इनसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था और ना ही इनकी आवाज निकल रही थी। तभी नदी के दूसरे किनारे Roberto said, "Look, Nando, a man on a horse." उन्हें घोड़ों पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। पराडो काफी चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी का इतना शोर था कि वहां तक आवाज नहीं जाती है। तभी इन दोनों पर उनमें से किसी एक शख्स की नजर पड़ जाती है और वो जोर से बोलते हैं, टुमोरो, यानी कि मैं कल दोबारा आऊंगा। अब ये शख्स दोबारा आता है दूसरे दिन, और इस बार ये कुछ पेपर्स और पेंसिल भी लाया था। अब इन पेपर और पेंसिल को एक पत्थर में लिपेट कर दूसरी तरफ फेंकता है। पराडो को पहली बार मौका मिल रहा था अपना संदेश पहुंचाने का। पराडो उस पेपर में लिखते हैं कि हम यूरोगे देश से हैं और हमारा प्लेन क्रैश हो गया है। हम 10 दिन से पैदल चल रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम हैं किस जगह पर, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें मदद कैसे मिलेगी। हमारे बाकी साथी क्रैश साइड पर पड़े हुए हैं घायल, और ना ही हमारे शरीर में इतनी जान है और ना ही हमारे पास कोई खाना पीना है। हमें कैसे भी करके बचा लिया जाए प्लीज। दूसरी तरफ इस संदेश को रिसीव करने वाला एक चिली देश का किसान था। वो इस नोट को पढ़ते हैं और उन्हें समझाते हैं इशारों में कि हाँ, मैंने आपका नोट समझ लिया है। वो याद करते हैं और अपने साथियों से बात करते हैं कि हाँ, कुछ 2 महीने पहले मैंने सुना तो था कि कोई प्लेन क्रैश हुआ है, और वो शॉक हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि अभी भी 2 महीने पहले क्रैश से कोई बचा होगा। इसके बाद वो इन दोनों के लिए ब्रेक्स फेंकते हैं खाने के लिए और निकल जाते हैं ये संदेश आगे पहुंचाने के लिए, ताकि यहाँ पर आकर
इनकी कोई मदद कर सके और इनको रेस्क्यू कर लिया जाए। अब ये अपने करीबी शहर में पहुंच जाते हैं और ये एक संदेश वहाँ की आर्मी को देते हैं। वहाँ की आर्मी इस संदेश को आगे पहुंचाती है सांटियागो हेडक्वार्टर तक। और अब ये किसान दोबारा से उन्हीं के पास पहुंच जाता है और उन्हें एक घोड़े की मदद से एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ इन्हें थोड़ा आराम मिलता है। और पता चलता है कि अपनी हिम्मत के बल पर करीबन 61 किलोमीटर का सफर तय किया था इन्होंने। जैसे ही इनकी कहानी और लोगों को पता लगती है तो ये एक इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ¿Cómo pudieron sobrevivir ustedes? ¿De qué se alimentaban? Bueno, sobre el tema, sí, no sé. सही मायनों में ये एक इतना भयानक हादसा था कि हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते। चिली देश 3 हेलीकॉप्टरों को भेजता है इन्हें रेस्क्यू करने के लिए। 22 दिसंबर 1972 करीबन क्रैश के 70 दिन बाद फाइनली इन्हें रेस्क्यू किया जाता है। 2 हेलीकॉप्टर्स जाते हैं इन्हें रेस्क्यू करने और देखते हैं कि इनकी इतनी बुरी हालत थी, किसी की हड्डियां टूटी हुई थी, किसी का हाथ टूटा हुआ था, लेकिन ये सब रिकवर कर जाते हैं। एक कहानी है सब्र को लेकर। अगर आपके अंदर सब्र है, जज्बा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी परिस्थितियों में से निकल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।